हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में वीडियो नंबर 6 लेकर के आए हैं। और आज इस वीडियो नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है। हमने इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है और उसमें माने अवतल दर्पण के केस में 6 शर्त होता है, 6 कंडीशन होता है और 6 कंडीशन के अनुसार 6 अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो उत्तल दर्पण के केस में बेटा केवल 2 ही शर्त होता है, केवल 2 शर्त के अनुसार ही प्रतिबिंब बनता है। पहला शर्त क्या है? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। और जब वस्तु, दूसरा वाला शर्त क्या है? जब वस्तु अनंत और ध्रुव माने पोल, दर्पण के पोल और अनंत के बीच में स्थित हो कोई वस्तु, तब जाकर के उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। ये दोनों शर्त, ये दोनों कंडीशन आज हम लोग इस वीडियो नंबर 6 में बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे। तो देखा जाए, ये आपका बेटा उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। पता आपको है, मैंने आपको बताया था कि जिस दर्पण का उभरा हुआ पृष्ठ, ये मान लीजिए आपका यम1 से लेकर के यम2 तक आपका ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। यम1 से लेकर के यम2 तक ये परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो देखा जाए, जिस दर्पण का उभरा हुआ तल, उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। तो देखा जाए, हमने आपको बताया था कि जो है ना, हमने आपको बताया था कि प्रत्येक, चाहे वो मतलब उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, प्रत्येक दर्पण के पास वक्रता केंद्र पाया जाता है, वक्रता केंद्र पाया जाता है। और फिर हमने आपको बताया था कि परावर्तक तल का ठीक बीच वाला बिंदु पोल कहलाता है बेटा, ध्रुव कहलाता है। और फोकस बिंदु मतलब मुख्य फोकस बिंदु जो है ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में पाया जाता है। मतलब क्या हुआ कि किसी दर्पण का फोकस बिंदु एफ उसके पोल और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में, ठीक मध्य में होता है। ठीक है ना? अच्छा, अब हम पहला शब्द इसमें पढ़ेंगे कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तब उसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के द्वारा कहां पर बनता है, ये हम लोग देखेंगे। तो देखा जाए, मान लीजिए कि ये आपका कोई एक वस्तु है, ये आपका कोई एक वस्तु है ए बी। ठीक है, ए बी आपका ये वस्तु है और यह वस्तु अनंत पर, इनफाइनाइट पर स्थित है। तो हम लोग देखते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। मैंने आपको बताया था कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा हमेशा समांतर आती हैं। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा समांतर आती हैं। किसके? मुख्य अक्ष के। और आपस में भी, आपस में प्रकाश की किरणें जब समांतर, जब चलती हैं अनंत से, जब अनंत से प्रकाश की किरणें जब चलती हैं तो आपस में समांतर होकर के आती हैं। तो देखा जाए, जब कोई प्रकाश की किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आती है, ये देखा जाए, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आती है या आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद उत्तल
उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती। ये देखो, ये हो गया। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद उसके मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। तो देखा जाए, ये और ये और ये परावर्तित प्रकाश की किरण है। अगर अच्छा, और ये दोनों ऐसा लगता है कि इसके फोकस बिंदु से होकर के जा रही हैं। मतलब क्या हुआ, दोनों परावर्तित प्रकाश की किरण इसके फोकस पर काट रही हैं, मिल रही हैं। तो मैंने आपसे बताया, जहां पर दो प्रकाश की किरण या रेज आपस में काटती हैं वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु AB का प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनेगा। और मैंने आपको बताया था, उत्तल दर्पण के केस में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। मैंने आपको शुरू शुरू में बताया था, ठीक। तो उत्तल दर्पण के केस में प्रतिबिंब जो है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब इमेज आभासी बनता है, मतलब सीधा बनता है। तो चूंकि यहाँ पर फोकस बिंदु पर बन रहा है इस वस्तु AB का प्रतिबिंब, तो बिल्कुल माइन्यूट, बिल्कुल बहुत छोटा ही बन रहा है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। ठीक, तो ये बात कन्फर्म हो गई क्या, जब कोई वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के द्वारा उसके मुख्य फोकस पर ही बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। ठीक, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो देखा जाए, लिख दे बेटा, जब कोई वस्तु यदि कोई वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उसका उसका प्रतिबिंब उसका प्रतिबिंब उसका प्रतिबिंब उसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस पर बनता है। मैंने आपसे बताया कि प्रतिबिंब जो है मुख्य फोकस पर आभासी बनता है, सीधा बनता है, ठीक, और बहुत ही वस्तु की अपेक्षा बहुत ही छोटा बनता है। तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बहुत ही छोटा, और बहुत ही छोटा बनता है। तो बेटा ये इसका पहला शर्त हो गया। अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर इसका हम दूसरा शर्त आपको बताने जा रहे हैं। हो गया, ओके, चलें देखा। अब इसका दूसरा शर्त क्या है। ये तो उत्तर दर्पण आपका हो गया,
ये M1 से लेकर के M2 तक का आपको पता है परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। ये इसका फोकस बिंदु होता है। और ये C क्या है, इसका C इसका वक्रता केंद्र होता है। तो देखा जाए, अब हम क्या करेंगे, हमने बताया था कि हम लोग हर शर्त पर वस्तु को दर्पण की तरफ खिसकाते चले जाते हैं और उसका प्रतिबिंब बनाते चले जाते हैं। तो देखा जाए, अब हम इस बार काम ये करेंगे कि वस्तु को ध्रुव माने पोल और अनंत के बीच में ला करके रखेंगे। तब देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। मान लीजिए हमारा वस्तु ए बी है और यह वस्तु ए बी अनंत और पोल, अनंत और ध्रुव के बीच में स्थित है। तब हम लोग देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। देखा जाए, अच्छा, तो लिखेंगे शर्त नंबर दूसरा, मतलब दूसरा शर्त, दूसरा शर्त, जब वस्तु जब वस्तु अनंत और जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में स्थित स्थित हो, ठीक है। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के द्वारा कहां पर बनता है, ये हमें देखना है। तो देखा जाए, बेटा, जब कोई प्रकाश की किरण ठीक मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण पर आती है, आपतित होती है, तो उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद उसके मुख्य फोकस से, उसके माने जिसका फोकस यहाँ पे है, मुख्य फोकस, सॉरी, ये थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ये इसका सेंटर। अच्छा, तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आती है, मतलब उत्तल दर्पण पर आती है, तो उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद उसके मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये यहां से ये जाती हुई प्रतीत होती है। ये ठीक। फिर देखा जाए, जब कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के जाती है, ठीक, तो उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद फिर उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये देखो, देखा जाए, ये दोनों प्रकाश की किरण यहां पर आपस में काट रही हैं और जहां पर काटती हैं वहीं पर वस्तु का बनेगा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। तो देखा जाए, हमने देखा कि यदि कोई वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में अगर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब जो है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनता है, सीधा बनता है, मतलब आभासी बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, वास्तव में देखा जाए अगर हम लोग, तो वस्तु जो है अनंत और ध्रुव के बीच में चाहे जहां भी स्थित हो, वस्तु अनंत अनंत और पोल मतलब ध्रुव के बीच में चाहे जहां हम लोग रख दें, उसका प्रतिबिंब हमेशा हमेशा ध्रुव और उसके मुख्य फोकस के बीच में ही बनता है, आभासी ही बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है। ये इसका शब्द है। तो लिखा जाए, जब वस्तु जब वस्तु अनंत और ध्रुव
के बीच में स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस पर ही बनता है। प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। तो बेटा ये लास्ट शर्त था, हमने आपको बताया कि उत्तल दर्पण के केस में जो है केवल दो ही शर्त के अनुसार प्रतिबिंब बनता है। तो मैंने आपको दोनों शर्त बड़े अच्छे तरीके से बता दिया है। अब आप इसको नोट करिए, अब हम फिर इस पे आगे चलेंगे। हो गया बेटा, चलें। ओके, देखा जाए। अब हमें जो है कुछ चिन्ह पर पार्टी देखना है कि मतलब जो है वस्तु की दूरी क्या मतलब क्या होती है ना, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी क्या होता है, दर्पण का मतलब पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है, वक्रता केंद्र जो है दर्पण का वो पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है। बेटा इन सारी दूरियों को बताने के लिए हम लोग जो है निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करके हम लोग दर्पण हो चाहे लेंस हो, है ना, उस दर्पण और लेंस से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी या उसकी फोकस दूरी या उसकी वक्रता केंद्र की दूरी, इन सभी दूरियों को हम लोग जो है निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से बताते हैं। तो अब हम लोग उसको थोड़ा देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है वस्तु की दूरी हो चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो चाहे वक्रता केंद्र की दूरी हो चाहे फोकस दूरी हो, इन सभी दूरियों को हम लोग कैसे मापते हैं, कैसे नापते हैं, इसको हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो देखा जाए। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण द्वारा गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह पर पार्टी ये हम लोग देखेंगे। देखा जाए, ये आपका ये आपका ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक। और ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। मान लीजिए ये अगर हम पोल मतलब अगर हम ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिला करके एक लंबी सी रेखा खींच दें बेटा, तो इस लंबी सी रेखा को कहा जाता है मुख्य अक्ष, और इसका मुख्य फोकस जो है वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच में होता है, जिसको कैपिटल एफ से लिखा जाता है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यह जो है आपका अवतल दर्पण है, ठीक। अच्छा, देखा जाए, ये जो है
ये उत्तल दर्पण हो गया आपका, ये आपका उत्तल दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है। और ये इसका पोल है, मतलब क्या है, ध्रुव है। और यह इसका वक्रता वक्रता केंद्र है। अगर हम ध्रुव और वक्रता केंद्र अगर हम ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाते हुए एक लंबी सी रेखा बेटा खींच दें, तो यह रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है दर्पण की। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच वाले बिंदु को फोकस, मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं, जिसको कैपिटल एफ से लिखा जाता है। तो आपने देखा होगा, मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। तो देखा जाए, ये अगर आपका एक्स अक्ष है, ये आपका एक्स अक्ष है, और ये आपका वाई अक्ष होता है ना, ये आपका वाई अक्ष होता है। देखा जाए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपस में जहां पर काटते हैं उसको कहा जाता है मूल बिंदु। तो ये आपका हो गया मूल बिंदु, और मूल बिंदु को लिखा जाता है 0 से, राइट। देखा जाए, आप लोग जानते होंगे कि एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है और वाई अक्ष को कोट कहा जाता है ना। ठीक, होता क्या है कि मूल बिंदु के जब हम बाएं तरफ जाते हैं, दाएं तरफ सॉरी, जब हम मूल बिंदु के दाहिनी तरफ जाते हैं, इधर इधर, जब हम मूल बिंदु के एक्स अक्ष पर दाहिनी तरफ दाएं जाते हैं, तो वह दूरी पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव ली जाती है हमेशा, ये ठीक। और जब हम एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से, है ना, बाएं साइड आते हैं, मतलब पीछे आते हैं, पीछे आते हैं मतलब बाएं साइड की तरफ चलते हैं, तो वह दूरी निगेटिव होती है, निगेटिव। क्या होती है, निगेटिव। अच्छा, अब हम बात करेंगे वाई अक्ष की। जब हम मूल बिंदु से वाई अक्ष के ऊपर, जब हम मूल बिंदु से वाई अक्ष पर जब ऊपर की तरफ चलते हैं, तो वह दूरी पॉजिटिव होती है। क्या होती है बेटा, पॉजिटिव, मतलब धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, ये राइट। और जब हम मूल बिंदु से नीचे की तरफ आते हैं वाई अक्ष पर, तो वह दूरी ऋणात्मक, मतलब निगेटिव होती है। क्या होती है बेटा, निगेटिव होती है, निगेटिव। अच्छा, एक चीज आप लोग याद रखेंगे कि सारी दूरियां, चाहे वाई अक्ष की हो चाहे एक्स अक्ष की हो, सभी दूरियां, ये सभी खाने आपस में एक समान चौड़ाई की होती हैं। एक समान चौड़ाई की, मतलब एक समान चौड़ा होता है, सभी खाने आपस में बराबर होते हैं। ये सभी दूरियां, सभी खाने, जो ये खाना, ये खाना, ये खाना, ये खाना, ये खाना, ये सभी खाने की चौड़ाई सेम होती है, मतलब बराबर होता है, ठीक, राइट। अच्छा, अगर हम इस निर्देशांक ज्यामिति को उठा करके यहां पर रख दें, मतलब इसका मूल बिंदु ध्रुव पर आ जाए, अगर हम इस निर्देशांक ज्यामिति को उठा करके इस उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पर रख दें, है ना, और उसका मूल बिंदु ध्रुव पर एकदम आ जाए, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि दर्पण का ध्रुव मूल बिंदु बन जाए, और दर्पण का मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष जो है यक्ष अक्ष बन जाए, और इसका जो लगभग ये परावर्तक पृष्ठ है वाई अक्ष बन जाए, तो हम लोग आसानी से इसका फोकस दूरी, इसका वक्रता केंद्र, और वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी का नेचर हम लोग बता सकते हैं। तो देखा जाए, अगर ये मान लीजिए ऐसे हो जाए, ये एक्स अक्ष हो जाए, और ये आपका, हाँ, ये आपका वाई अक्ष हो जाए, ये भी आपका, ये आपका
ये आपका वाई अक्ष हो जाए और ये आपका एक्स अक्ष हो जाए, ये वाला, ठीक है। तो इसका ये ध्रुव जो होता है वो क्या होता है, मूल बिंदु बन जाता है। याद रखेंगे, दर्पण से सभी दूरियां, दर्पण से सभी दूरियां हमेशा पोल से मापी जाती हैं। दर्पण से सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव मतलब दर्पण के पोल से ही मापी जाती हैं। तो देखा जाए, अब देखा जाए ध्रुव के, अगर हम इसकी बात करें, इसकी तो मतलब अगर हम बात करें अवतल दर्पण का, तो ध्रुव से जब हम दाएं तरफ जाएंगे, जब हम ध्रुव से दाहिनी तरफ जाएंगे, तो दाहिनी तरफ की दूरी पॉजिटिव मतलब धनात्मक ली जाती है, और जब हम ध्रुव से बाएं तरफ आते हैं तो बाएं तरफ की दूरी निगेटिव ली जाती है, निगेटिव ली जाती है। और अगर हम ध्रुव से ऊपर जाएंगे, ऊपर का मतलब वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की लंबाई अगर हम ऊपर की तरफ नापते हैं तो वह दूरी धनात्मक होती है। अगर प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु की दूरी अगर ध्रुव से ऊपर की तरफ नापते हैं तो वह दूरी पॉजिटिव होती है। अगर ठीक, अगर हम वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से नीचे की तरफ अगर लंबाई उसकी, अगर उसकी लंबाई हम नीचे की तरफ मापते हैं तो वह लंबाई नेगेटिव आती है। सेम बात हम यहां कर लें। अगर हम अगर हम उत्तल दर्पण में, बेटा उत्तल दर्पण के केस में अगर ध्रुव से हम दाहिनी तरफ जाएंगे तो दाहिनी तरफ की दूरी क्या होती है, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव। तो ये कंफर्म हो गया कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी, हमने बताया था कि फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखते हैं और वक्रता केंद्र की दूरी को स्मॉल स्मॉल आर या कैपिटल आर से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहां भी हम लोग वही काम कर सकते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको कैपिटल आर या स्मॉल आर से हम लोग प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं या शो करते हैं। इसके बाद फोकस बिंदु और ध्रुव मतलब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, उसको भी हम लोग कैपिटल एफ अथवा स्मॉल एफ से लिखते हैं, राइट। तो अगर हम इसकी यहां पर बात करें, हमने आपसे बताया कि ध्रुव के, अगर हम उत्तल दर्पण के केस में, उत्तल दर्पण में ध्रुव से दाहिनी तरफ जाने पर दूरी धनात्मक होती है। इसका मतलब यह हुआ कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक मतलब पॉजिटिव और वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं नंबर एक उत्तल दर्पण का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है ना, धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक तथा, हाँ, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होता है मतलब धनात्मक होता है, राइट। लिख दीजिए। और यहां पर अच्छा, इसके बाद अगर हम ध्रुव से उत्तल दर्पण में अगर हम ध्रुव से बाएं की तरफ आते हैं तो वह दूरी निगेटिव होती है, सबको पता है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये आपका हो गया, नोट में लिख लेंगे, नोट में। चलो इसकी बात करेंगे हम लोग नोट में। देखिए बेटा,
अवतल दर्पण के केस में क्या होता है कि हमने आपसे बताया कि अगर ध्रुव से हम लोग बाएं की तरफ आते हैं तो वह दूरी निगेटिव होती है। इसका मतलब यह हुआ कि अवतल अवतल दर्पण का फोकस दूरी निगेटिव और वक्रता त्रिज्या भी निगेटिव होता है ना। लिख सकते हैं अवतल दर्पण का फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या निगेटिव मतलब ऋणात्मक होता है निगेटिव और पॉजिटिव। अच्छा, हमने आपसे बताया कि उत्तल दर्पण में अगर हम पोल से दाएं तरफ जाते हैं, अगर हम ध्रुव से दाएं की तरफ जाते हैं तो वह दूरी धनात्मक। अगर हम ध्रुव से पीछे जाते हैं मतलब बाएं तरफ आते हैं तो वह दूरी निगेटिव। और यदि हम ध्रुव से ऊपर की तरफ जाते हैं, कहानी मतलब ये हुआ कि अगर हम उत्तल दर्पण के केस में वस्तु हो चाहे प्रतिबिंब हो, उसकी दूरी अगर हम ऊपर की तरफ मापते हैं तो वह दूरी पॉजिटिव। अगर हम ध्रुव से नीचे की तरफ उसकी लंबाई, किसकी लंबाई, वस्तु की या प्रतिबिंब की लंबाई, अगर हम ध्रुव से नीचे की तरफ y अक्ष में मापते हैं तो वह दूरी निगेटिव होता है। ये सारी चीज हमने आपको बता दिया और ये हम लोग समझ सकते हैं। और बेटा हमने आपको बताया कि फोकस दूरी यानी कि फोकस जो होता है, फोकस जो मुख्य फोकस होता है वह वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के ठीक बीच का बिंदु होता है। वही काम यहाँ भी होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं फोकस दूरी बराबर स्मॉल r/2 है ना। अगर हम इसका r को अगर हम वक्रता त्रिज्या का आधा कर दें तो हमको फोकस दूरी मिल जाएगा। वही बात बेटा यहाँ भी होगा, f बराबर r/2 है ना। ये आपका होगा, लेकिन ये माइनस होगा, ये पॉजिटिव होगा, सॉरी ये आपका पॉजिटिव होगा, ये आपका माइनस होगा, राइट। तो आज यही हमारा ये जो है वीडियो 6 समाप्त होता है। अब हम वीडियो 7 में ठीक इसके आगे चलेंगे। ओके बेटा।